दोस्तों नमस्कार। डेली करंट अफेयर्स की वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग 12 जून 2020 के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करेंगे। देखेंगे क्या कुछ सवाल आपके लिए परीक्षा उपयोगी बन सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे वीडियो पर पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि मेरे द्वारा बनाए गए ये उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। देखते हैं आज के वीडियो का पहला सवाल, ऑपरेशन डेजर्ट चेंज का संबंध किससे है। तो ये 4 ऑप्शन है, आप इसमें से सही उत्तर चुनें। तो ये ऑपरेशन डेजर्ट जो है इसका संबंध है, यह एक एंटी जासूस ऑपरेशन है। क्या है ये? यह एक एंटी जासूस ऑपरेशन है। बता दें कि यह जो है 2019 में सैन्य इंटेलिजेंस के द्वारा जो है शुरू किया गया था और इसमें कई लोगों को अधिकारिता गोपनीयता अधिनियम 1923 के तहत गिरफ्तार किया गया था। अभी यह फिर चर्चा में क्यों है? क्योंकि अभी राजस्थान से जो है 2 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और यह कहा गया है कि वो आईएसआई को भारतीय सूचना लीक कर रहे थे। दूसरा सवाल देखें, ऑपरेशन टोपैक का संबंध किस देश से है? क्या भारत, बांग्लादेश, ईरान या पाकिस्तान? सही उत्तर है दोस्तों, पाकिस्तान से इसका संबंध है ऑपरेशन टोपैक का। जान ले इसके बारे में कि ये जो है आईएसआई जो पाकिस्तान की इंटेलिजेंस सर्विस एजेंसी है वो है आईएसआई द्वारा इसे संचालित किया जाता है और यह एक सैन्य ऑपरेशन है। इस ऑपरेशन के 3 भाग हैं। पहला भाग है भारत को विघटित करना, दूसरा है नेपाल और बांग्लादेश के साथ छिद्रपूर्ण सीमाओं का लाभ उठाना और ठिकाने स्थापित करना, और तीसरा है जासूसी नेटवर्क का उपयोग करना। आपको बता दें कि जो ये ऑपरेशन टोपैक है, भारत और पाकिस्तान जब विभाजित हुआ था और विभाजन के बाद जो है जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर ऑपरेशन टोपैक गठित हुआ था पाकिस्तान के द्वारा, ताकि भारत में जो है आतंकवाद की समस्या को बनाया जा सके और कश्मीर को अपने अंदर हथियाया जा सके। उस समय ये ऑपरेशन टोपैक चलाया गया था। चलिए देखते हैं तीसरा सवाल, फिच रेटिंग ने अगले वित्त वर्ष में भारत की जीडीपी दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? क्या ये 5.5, 7.5, 9.5 या 10.5%? सही उत्तर है दोस्तों, 9.5% का जो है जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान दिया है फिच रेटिंग ने। अब बता दें फिच रेटिंग के बारे में कि फिच जो है ये 3 बड़ी रेटिंग एजेंसियों में से एक है और अन्य 2 रेटिंग एजेंसी कौन है? एक तो मूडीज़ का नाम आपने सुना है और एक स्टैंडर्ड एंड पुअर्स है। अब ये क्या है? रेटिंग एजेंसीज हैं, मतलब ये क्या करती हैं? क्रेडिट रेटिंग प्रदान करती हैं। किस आधार पर? तो ऋणी द्वारा समय पर ऋण के भुगतान अथवा डिफ़ॉल्ट की संभावना की योग्यता का अनुमान लगाती है। ये क्या है? क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है। इसका मुख्यालय कहाँ है? ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में फिंच का मुख्यालय अवस्थित है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, FSSAI ने अभी खाद्य सुरक्षा सूचकांक निकाला है, इसमें कौन सा राज्य शीर्ष पर है? क्या ये गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उपरोक्त सभी? सही उत्तर है दोस्तों, गुजरात को इसमें टॉप रैंकिंग मिला है। और कुछ देख लें तो जो ये खाद्य सुरक्षा सूचकांक है 5 मापदंडों पर निकाला जाता है। सबसे पहला है फूड टेस्टिंग फैसिलिटी, दूसरा है ह्यूमन रिसोर्स एंड इंस्टीट्यूशनल डेटा, तीसरा कंप्लाइंस अनुपालन, चौथा ट्रेनिंग और 5वां है कैपेसिटी बिल्डिंग बिसाइड्स कंज्यूमर एम्पावरमेंट। अब तो ये तो जो है गुजरात ने बड़े राज्यों में पहला स्थान प्राप्त किया है। तो छोटे और केंद्र शासित वालों को देखें तो छोटे राज्यों में प्रथम स्थान जो है उसे गोवा को मिला है, दूसरा मणिपुर और तीसरा मेघालय है। वहीं केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ को प्रथम स्थान, दिल्ली को द्वितीय और अंडमान द्वीप समूह को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। 7 जून को जो है विश्व खाद्य दिवस मनाया गया था और उस खाद्य दिवस का थीम था खाद्य सुरक्षा सबका व्यवसाय है, फूड सेफ्टी इज एवरीवन्स बिजनेस। यह विषय जो है उन लोगों के लिए समर्पित था जो आपूर्ति श्रृंखला में थे और लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित भोजन की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे थे। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। और भी इम्पॉर्टेंट डेज जो जून का मैंने पिछले वीडियो में कवर किया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसे जा करके देखिए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पड़ा हुआ है। अगला सवाल देखें, पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए सरकार ने कितने रुपए आवंटित किए हैं? 2000 करोड़, 3000 करोड़, 4000 करोड़, 5000 करोड़? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 4000 करोड़ जो है अभी पर ड्रॉप मोर क्रॉप के लिए आवंटित किया गया है। जान ले थोड़ा सा क्या है ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत एक इनिशिएटिव है और इसमें क्या है,
स्प्रिंकल और ड्रिप सिंचाई के माध्यम से जल दक्षता का उपयोग किया जाता है। जल का दक्षता से उपयोग किया जाता है, मतलब आपने स्प्रिंकल मेथड देखा होगा कि खेत के बीच से एक पाइप लगा दी जाती है, उसमें जगह जगह पर नल होते हैं और वहाँ से छिड़काव विधि से जो है पानी का उपयोग किया जाता है, जिससे कि उसका दक्षतापूर्ण पानी का उपयोग होता है, पानी की बर्बादी कम होती है। साथ ही साथ इसका उद्देश्य उर्वरक उपयोग, श्रम व्यय और लागत को कम करना भी है। पर ड्रॉप मोर क्रॉप। चलिए देखते हैं अगला सवाल। किस राज्य ने SCT-IMST के साथ मिलकर इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT आधारित मास्क डिस्पोजल और कोविड के खात्मे के लिए UV डिसइंफेक्शन को लॉन्च किया है? क्या ये केरल है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है या तमिलनाडु? तो केरल की सरकार ने अभी ये काम किया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पर पिक्चर में दो चीज़ें हैं। ये आपको जो है ऊपर ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित मास्क डिस्पोजल है। इसमें क्या है, जो भी मास्क जो ख़राब हो गए हैं उसको आप इसमें डालेंगे, ये मास्क को डिस्पोज ऑफ करेगा। साथ ही साथ अपने हाथ को सैनिटाइज भी करिए बिना किसी बटन को छुए हुए, सेंसर पर सारा काम करती है। और ये आपका अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन बॉक्स कहिए, जिसमें कि आप जूता, चप्पल, बैग, इन सब चीज़ों को आप उसमें UV रेज से सैनिटाइज कर सकते हैं। चलिए देखते हैं 7वां सवाल। इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ICC ने अपनी कौन-सौवीं वार्षिक सत्र का भी आयोजन किया है? क्या ये 90वां, 93वां, 95वां व 100वां? तो ये जो है 95वां जो है अभी आयोजन किया गया है वार्षिक सत्र का, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी उसे संबोधित भी किया है। तो जब ये 95वां है तो इसका गठन कब हुआ होगा? तो ऑब्वियसली इसका गठन जो है 1925 में ICC का जो है गठन हुआ है। अपने भाषण में इन्होंने कहा है कि 1925 से लेकर अभी तक जो है इस संस्था ने बहुत सारी भुखमरी, बहुत सारे उधेड़ बुन को और उतार चढ़ाव को देखा है, लेकिन फिर भी यह संस्था जो है अपना काम सही ढंग से कर रही है। चलिए देखते हैं 8वां सवाल। मुंबई में एक चेतावनी प्रणाली iFlows मुंबई लगाई गई है। यह किसकी चेतावनी देगी? क्या ये भूकंप का देगा, ज्वार का देगा, बाढ़ का देगा या चक्रवात का? सही उत्तर है दोस्तों, यह बाढ़ के बारे में बताएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं इनफ्लोज, इसका फुल फॉर्म ही होता है इंटीग्रेटेड फ्लड वार्निंग सिस्टम, क्योंकि मुंबई में विगत वर्षों में जो है बाढ़ की समस्या से काफ़ी जूझ रहा है। इस कारण से यह iFlows जो है, iFlows मुंबई का स्थापना वहाँ पर की गई है, ताकि पहले जो है सारी चीज़ की सूचना मिल जाए। अगला सवाल देखते हैं। उच्च शैक्षिक संस्थानों के लिए इंडिया समग्र रैंकिंग, संस्थानों के लिए इंडिया रैंकिंग 2020 जारी की गई है। समग्र रैंकिंग में सर्वोच्च स्थान पर कौन है? क्या IIT मुंबई, मद्रास, कानपुर या बेंगलोर? सही उत्तर है दोस्तों इसका IIT मद्रास जो है, IIT मद्रास इसके टॉप पर है। और भी बाकी संस्थान जो है उनके बारे में देख लेते हैं कि क्या क्या है। तो आप देख रहे होंगे कि ओवरऑल में IIT मद्रास सबसे टॉप पर है, और IISC जो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु जो है वो सेकंड नंबर पर है, एंड IIT दिल्ली जो है वो थर्ड रैंक पर है। यूनिवर्सिटी के स्थान पर देखें तो आपको इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु फर्स्ट है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली थर्ड एंड सेकंड, एंड BHU जो है वो थर्ड पर है। मैनेजमेंट में आइए तो IIM अहमदाबाद सबसे ऊपर है। इंजीनियरिंग में आइए तो IIT मद्रास सबसे ऊपर है। वहीं कॉलेजेस में आइए तो मरंडा हाउस दिल्ली फर्स्ट है, फिर लेडी श्री राम कॉलेज का नंबर है, उसके बाद हिंदू कॉलेज का है। और भी देखें संस्थान किस किस में, तो फार्मेसी में आइए तो जामिया हमदर्द जो है यह पहले नंबर पर है। वहीं मेडिकल में एम्स पहले नंबर पर है। लॉ में नेशनल लॉ ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु जो है वो फर्स्ट है। और आर्किटेक्चर में IIT खड़गपुर जो है उसने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये इंडिया रैंकिंग्स 2020 फॉर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में देखा हम लोगों ने। चलिए अगला सवाल है। उच्च पहुंच वाले पैनोग्राफ के साथ डबल स्टैक कंटेनर ट्रेन चलाने वाला विश्व का पहला रेलवे कौन बन गया है? क्या ये अमेरिका है, दक्षिण कोरिया है, या जापान है, या भारत है? सही उत्तर है दोस्तों, भारत ने ऐसा कारनामा कर दिया है और भारत विश्व का पहला रेलवे बन गया है। कुछ जानकारी देखें तो इसमें जो इलेक्ट्रिक पोल है उसकी जो तार है उसकी ऊंचाई 7.57 मीटर की ऊंचाई दी गई है। और ये पश्चिम रेलवे ने जो है सफलतापूर्वक विद्युतीकृत क्षेत्र में डबल स्टैक कंटेनर को चलाया है।
तो सवाल ये भी बन सकता है कि कहाँ पर इसको चलाया गया है, तो वेस्टर्न रेलवे में। तो वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। साथ ही साथ बता दें कि ये जो है ऐसा किया क्यों जा रहा है। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये माल ढुलाई में नवाचार, इनोवेशन और गति और अनुकूलन पर काम कर रही है, उस कारण ऐसा किया जा रहा है। छोटा सा अगर मैं आपको बताऊं डबल स्टैक में, तो आप एक 3D पिक्चर ऐसे बनाइए जैसे घनाभ, और ये हो गया डबल स्टैक, मतलब एक नीचे और फिर ऊपर। तो इसका हाइट ज़्यादा हो गया, मतलब कि कम डब्बे में भी ज़्यादा सामान इसमें जा सकता है। तो इसीलिए माल ढुलाई में नवाचार एक साधन हो गया इसमें। आपको बता दें कि ये जो कारनामा है 10 जून को किया गया था। इसका संचालन कहाँ से, गुजरात के पालनपुर से लेकर के बोटाड स्टेशनों के बीच इसका सफलतापूर्वक संचालन किया गया। और ऐसा जो है भारतीय रेलवे इसलिए कर रही है क्योंकि यह एक नवीनतम हरित पहल के रूप में ग्रीन इंडिया के महत्वाकांक्षी मिशन को बढ़ावा दे रही है। मतलब कि भारत अभी सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और कोल से चलने वाले जितने भी इंजन हैं उसको बंद कर रहा है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिफिकेशन कर रहा है, जिससे कि पॉल्यूशन कम से कम हो और ग्रीन इंडिया मिशन जो है वो सही से काम कर पाए। तो ये हम लोगों ने 10वां सवाल देखा। 11वां सवाल, किस संस्था ने पेंशन भोगी के लिए जीवन प्रमाण पत्र के संचालन हेतु CSC कॉमन सर्विस सेंटर नेटवर्क को सक्रिय किया है? क्या LIC है, SBI है, EPFO है या UTI है? सही उत्तर है दोस्तों EPFO ने ऐसा कारनामा किया है। किस लिए किया है, तो आपको पता है कि हर साल पेंशन भोगियों को अपना क्या है लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र देना होता है कि वो जिंदा है, ताकि उन्हें पेंशन सुचारू रूप से मिल सके। इसलिए उन्हें बार बार बैंक में हर साल जाना होता है, या नहीं तो EPFO के ऑफिस में सबमिशन करना होता है। इसलिए इस EPFO ने इस झंझट को कम करने के लिए दूर दराज के क्षेत्र जो भी है वहाँ पर कॉमन सर्विस सेंटर से क्या किया है, उससे नेटवर्क स्थापित किया है, और कॉमन सर्विस सेंटर पर जा करके जो है वो अपना प्रमाण पत्र जमा करेंगे, जिससे कि वो डिजिटली रूप से EPFO के पास चला जाएगा और यह सुनिश्चित हो जाएगा कि इनको पेंशन देना है। तो ये हम लोगों ने देखा CSC नेटवर्क जो कि EPFO ने अभी स्थापित किया है। 12वां सवाल, भारत सरकार ने हाल ही में बांस पर आयात शुल्क को कितना कर दिया है? क्या 15, 20, 25 या 30? तो इसे 25% कर दिया गया है। आपको बता दें कि पहले यह 10% हुआ करता था, अब 25% कर दिया गया है। अब आयात शुल्क इसलिए लगाया गया है कि ये जो एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ की कहा गया है कि अगले 1 साल में 8 से 10 लाख नौकरियां जो है यहाँ पर रोजगार के साधन, नौकरियां मत कहिए, रोजगार के साधन यहाँ पर क्रिएशन हो रहा है। और मेनली जो है बांस का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग अगरबत्ती बनाने के उद्योग में किया जाता है। तो ये हम लोगों ने देखा भारत सरकार ने जो अभी बांस पर आयात शुल्क बढ़ाया है। 13वां सवाल, समुद्र के सबसे गहरे स्थल चैलेंजर डीप की सतह तक पहुंचने वाली दुनिया की पहली महिला कौन है? क्या ये डॉक्टर कैथी सुलिवान है, सूर्या अंबानो है, डॉक्टर एथम सुजरो है या मरियम मोरो है? सही उत्तर है दोस्तों डॉक्टर कैथी सुलिवान है, वो अभी पहली महिला बन गई हैं। कहाँ? विश्व के सबसे गहरे स्थल जो कि चैलेंजर द्वीप तक। अब ये चैलेंजर द्वीप जो है ये मारियाना गर्त में है, ठीक है, मारियाना ट्रेंच का सबसे गहरीला जगह पर है। और ये जो है आपको बता दें कैथी सुलिवान जो है यही वो महिला है जो सबसे पहली अमेरिकी है जिसने कि अंतरिक्ष में अपने आप स्पेस वॉक किया था, और ये पहली महिला बन गई हैं जो कि समुद्र के सबसे गहरे ज्ञात स्थल पर पहुंची हैं। अब ये जो है कारनामा जो है वो EYOS जो है एक संस्था है, उसने इसे लॉजिस्टिक और इस मिशन को चलाया था, जिसमें कि डॉक्टर कैथी सुलिवान जो है वो मारियाना गर्त की जो है चैलेंजर डीप पर पहुंची, वहाँ 1.5 घंटे तक रही भी। एक दो फैक्ट बता दें आपको कि ये डॉक्टर जो है डॉक्टर कैथी सुलिवान जो है ये पहली महिला है, साथ ही साथ ये 8वीं व्यक्ति बनेगी। अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये 8वीं व्यक्ति हैं जो कि उस चैलेंजर द्वीप पर पहुंची हैं। चलिए देखते हैं अगला सवाल, कोविड-19 के लिए RT-PCR नामक टेस्ट किट किसने बनाया है? क्या DRDO ने, ICMR ने, CCMB ने या टेक महिंद्रा ने? सही उत्तर है दोस्तों CCMB ने। CCMB का फुल फॉर्म क्या है? सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी उसका नाम है। आपको बता दें कि इससे पहले अभी तक जो है
क्या RT-qPCR जो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन सिस्टम, जो ये QPCR वाला है इसको ICMR ने मान्यता दी थी, लेकिन अभी CCMB ने जो है RT-nPCR मतलब रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन नेस्टेड पॉलीमर्स चेन सिस्टम को विकसित किया है। ये क्या है, सस्ता भी है, साथ ही साथ तुरंत जो है मतलब त्वरित रूप से जो है कोविड-19 के टेस्ट का जो है परिणाम बता देता है। चलिए देखते हैं आज के वीडियो का अंतिम सवाल। हाल ही में लॉकडाउन लेजेंड लिविंग द अदर स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? क्या ये शोभा डे, सोनम चांडी, कृतिका चंद्र या शांति कंवर ने? सही उत्तर है दोस्तों, शोभा डे ने जो है इस पुस्तक को लिखा है। क्या? लॉकडाउन लेजेंड लिविंग एंड अदर स्टोरीज के नाम से। तो ये था 12 जून 2020 के करंट अफेयर्स। आपको यह वीडियो कैसा लगा लाइक करके बताइएगा, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आप सभी का प्रेमपूर्वक धन्यवाद।